हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। लेसन 1 के क्वेश्चन हम करे थे प्रैक्टिस सारे 8 क्वेश्चन तक हो चुके थे। आज हमारा जो 9th क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो हम बेहतर तरीके से मैंने इसको समझाया था कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उनों का अर्थ समझाना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और इसके उदाहरण भी आप जानते हैं कि उसका उदाहरण मैंने बताया था, प्राकृतिक गैस का जो दहन है वह इसी का एग्जाम्पल है। जैसे मीथेन होता है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ उपस्थिति में जलाते तो CO2 + H2O बनता है और साथ में ऊष्मा बनती है, यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो कहलाता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा मैंने बताया था आपको कि आपकी जो शाक सब्जियों का विघटन है, कंपोस्ट खाद का निर्माण है, मतलब शाक सब्जियों के विघटन से हम जो खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, तो ये हुआ आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और थर्ड मैंने अभिक्रिया बताया था श्वसन अभिक्रिया। श्वसन अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है कि श्वसन अभिक्रिया क्या होती है कि ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन प्रक्रिया होती है तो हम जानते हैं 6CO2 + 6H2O प्लस क्या निकलती है, ऊष्मा। यहाँ जो ऊष्मा निकलती है वही क्या हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये हो गया हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण। तो 1, 2, 3 ये एग्जाम्पल देने और इसके साथ डेफिनेशन देनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ऊष्माक्षेपी को हमने समझा दिया। अब हमारा जो आता है दूसरा जो आता है वह हमारा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उसको यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी समझाएंगे। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें क्या ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। ऊष्मा का अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब होती है ऊष्मा, तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को हम इसके जो एग्जाम्पल हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है हमारा ऊष्माशोषी का अभिक्रिया, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण मैंने बताया था कि N2 + O2, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वह ट्रिपल बॉन्डेड है, बहुत ज़्यादा हाई बॉन्डेड होता है। ये टूटता नहीं है, ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्शन नहीं करता, तो हमें क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, तभी ये अभिक्रिया होगी। तो ये फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का जो निर्माण होगा ऊष्माशोषी का अभिक्रिया है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल बताया मैंने, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है, पेड़ पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वह प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भाई पौधे बनाते किसके, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिएगा, वाटर मॉलिक्यूल चाहिएगा और क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश। मतलब सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं, आपका ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, है ना। तो ये जो ग्लूकोज और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं साथ में और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो यहाँ सूर्य का प्रकाश को आपने एब्जॉर्ब करवाई दी, तब ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुई। और जो ये प्रकाश संश्लेषण नाइट्रिक ऑक्साइड, उसी के साथ जानते हैं अमोनियम क्लोराइड, मैंने बताया था अमोनियम जो क्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड है, अगर इसको परख नली में लेंगे तो उस परख नली में उसको छूने पर हमें ठंडक महसूस होती है। जो ठंडक महसूस होती है वह क्या है, एक तरह का ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये जब हम पहले ऐसा प्रश्न आने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को भी समझना है, उसका एग्जाम्पल भी देना है, ऐसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है और इसके एग्जाम्पल देना है, तब ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो पूरा कंप्लीट होगा। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, हम अभी बताया था आपको, जानते हैं कि श्वसन क्या है, एक तरह का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। ये जैसे ग्लूकोज है, श्वसन मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है क्या है 6CO2, है ना, और क्या बनता है वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये जो ऊष्मा बाहर निकलती है इसीलिए तो कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और ऊष्मा जो बाहर निकलती है, इसलिए कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है, 11 है, उसको देखेंगे। 11 प्रश्न हमारा दे रखा कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ऐसा प्रश्न आने पर परीक्षा में क्या करना है, वियोजन अभिक्रिया को भी लिखना है, उसके एग्जाम्पल लिख देना, संयोजन अभिक्रिया लिखना और उसके एग्जाम्पल देना। तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर वियोजन अभिक्रिया को हमने 3 भागों में बांटा था। पहला बांटा था ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, तो ऊष्मीय अपघटन था। ऐसे प्रकाशीय अपघटन मैंने आपको समझाया था कि सिल्वर क्लोराइड था, तो ये दो भाग में सिल्वर और क्या बन रहा था, क्लोरीन बन रहा था।
ऐसे सिल्वर ब्रोमाइड एग्जाम्पल बताया था 2Ag + Br, ये भी Ag प्लस ब्रोमीन बन रहा था, है ना। तो ये प्रकाशीय अपघटन, क्योंकि प्रकाश के द्वारा अपघटन हो रहा है। और तीसरा बताया था विद्युत अपघटन, जब विद्युत के द्वारा अपघटन हो, लाइट के करंट के द्वारा अपघटन हो, जैसे नमक है, नमक के घोल में जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, तो ये कहलाएगा विद्युत अपघटन। तो वियोजन अभिक्रिया को समझ लिया। फिर संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को समझाना है भाई। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया कर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण बताएंगे। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ऐसे कार्बन, कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इसमें सब में सिंगल प्रोडक्ट बन रहे, इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जब आप दोनों को समझा लोगे तब इस क्वेश्चन जो 11th कह रहा उसका पूरा आंसर अच्छे से कंप्लीट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के लिए एक एक समीकरण लिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक अभिकारक उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखो ऊष्मा का कह रहा है, ऊष्मा का उदाहरण क्या जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और आपने हीट दे दी, ऊष्मा दे दी, तो 2 भाग में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। दूसरा कह रहा प्रकाश के द्वारा अपघटन, मैंने कहा था सिल्वर क्लोराइड, फिर आप हीट दोगे तो Ag निकलेगा और क्लोरीन निकलेगा, 2 भागों में टूट गया, तो वियोजन अभिक्रिया। तीसरा विद्युत अपघटन, विद्युत के द्वारा, जब सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो ये सोडियम प्लस क्लोरीन, विद्युत अपघटन हो गया। ये एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन समझानी है और तीनों के एक एक सिंगल एग्जाम्पल देने। तो क्वेश्चन 12 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है और इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया मतलब विस्थापन अभिक्रिया आप जानते हैं जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं जिसमें परमाणुओं के बीच में आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन तो आपको मैंने अच्छे से समझा लिया। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया को थोड़ा सा आपको समझना है। द्विविस्थापन जैसे सोडियम सल्फेट है और रिएक्शन बेरियम बेरियम क्लोराइड्स के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या रिएक्शन बनता है, 2NaCl सोडियम क्लोराइड और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। आयनों के बीच में क्या होता है, आदान प्रदान होता है और आयनों के बीच में आदान प्रदान मतलब सोडियम ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ करेगा, ये बेरियम रिएक्शन सल्फेट के साथ करेगा, ये बनेगा और PPT बनती है। मैंने क्या था, अवक्षेप बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है किसी भी रिएक्शन में। मतलब ये होता है कि सोडियम सल्फेट ले लिया, 2 बूंदे सोडियम सल्फेट ले ली, फिर बेरियम क्लोराइड ले लिया, तो ये रिएक्शन करके एक तो NaCl बनाएगा और बेरियम सल्फेट यहाँ PPT के रूप में इकट्ठा हो जाएगा। ये जो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। तो दोनों पे डेफिनेशन लिखनी और साथ में इनके एग्जाम्पल आपको लिखने। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। देखो इसको अच्छे से समझना है कि सिल्वर के शोधन के लिए मतलब सिल्वर मुझे धातु को निकालना है, तो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट के शोधन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु के द्वारा विस्थापन किया जाता है। जैसे कॉपर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट है तो कॉपर Cu नाइट्रेट बनेगा, CuNO3 का होल टाइस, और सिल्वर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्योंकि कॉपर सिल्वर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, तो अपन जानते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर सकता है। ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा और इस अभिक्रिया में ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। अब क्वेश्चन नंबर जो 15वां है उसको देखेंगे कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करता है BaCl2, तो क्या बनता है, 2NaCl प्लस बेरियम सल्फेट निकलता है। तो वही रिएक्शन है कि परख नली में अगर सोडियम सल्फेट लेते हैं और आपका बेरियम क्लोराइड लेते हैं तो रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड तो बनता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट रहता है वो अघुलनशील होता है, PPT के रूप में नीचे इकट्ठा रहता है। तो ये कहलाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक का 2-2 उदाहरण दीजिए। उपचयन व अपचयन। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन बाहर निकलती है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब इनके क्या करना है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निकलना, या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना। अब इनके एग्जाम्पल आपको लिख देने, मैंने आपको अच्छे से टेबल बताई थी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो रहा है।
17वां प्रश्न है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X व काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को, तत्व का नाम नहीं दे रखा है, X कहा गया है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, कि वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो X तत्व कौन सा है? तो भूरा रंग कैसे जानते हैं? आप जानते हैं कॉपर होता है। कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाता है क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्योंकि उसने दो चीज़ें पूछ रखी है, भूरा रंग दे रखा और काला हो जाए, तो दो ऐसी चीज़ें कॉपर ही है जो भूरा रंग और काला रंग हो जाता है अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर, तो कॉपर ऑक्साइड। तो इसने तत्व पूछा कि इस तत्व एक्स का नाम क्या है? एक्स का नाम सर कॉपर है और काले रंग का नाम क्या हो जाएगा हमारा? कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका। अब 18 जो प्रश्न है उसको देखेंगे हम। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? भाई हम जानते हैं कि लोहे की वस्तु को इसलिए पेंट किया जाता है ताकि संक्षारण से बचा हो सके। कि हम जानते हैं कोई भी धातु जो होता है अम्ल नमी की उपस्थिति में, अम्ल है आर्द्रता की उपस्थिति में, उस पर बहुत धीरे धीरे संचारित होती है। जैसे लोहे पर जंग लगना है, तांबे का हम जानते हैं तांबा हरा रंग का हो जाता है, चांदी का काला हो जाना, यही तो है। अब प्रश्न ये पूछा गया है लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? सीधा प्रश्न पूछा, इसलिए क्योंकि संचारण नहीं हो। अब क्वेश्चन नंबर 19 का पूछा गया कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? मतलब तेल व वसा युक्त जो भी पदार्थ है, जैसे आप चिप्स जानते हैं, भाई चिप्स के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन भरते हैं। क्यों भरते हैं? अगर उस चिप्स को हम बाहर रखें और एक पैकेट के अंदर नाइट्रोजन द्वारा उसको अभिकृत करवाएं, तो होता क्या है कि वातावरण में जो ऑक्सीजन होती है, जो बाहर रखे जो चिप्स है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जल्दी खराब हो जाएंगे, दुर्गंध पैदा हो जाएगी, जबकि नाइट्रोजन से क्रिया नहीं करते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए लंबे समय तक चलते हैं। मतलब उपचन अभिक्रिया न हो। कुल मिलाकर यही है कि तेल एवं खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है ताकि लंबे समय तक वो पदार्थ हम उपयोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए व प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ए है संक्षारण। संक्षारण का मतलब क्या होता है? धातु जो होती है आर्द्रता व अम्ल से अभिक्रिया करके धीरे धीरे क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना है ना, तांबे का हरा रंग हो जाना है, चांदी का काले रंग हो जाना, संक्षारित होती है, ये संक्षारण लिख दिया। विकृत गंधिता क्या? तेलीय व वसायुक्त जो पदार्थ होते हैं वह धीरे धीरे उपचयन प्रक्रिया के द्वारा वो वस्तुएं क्या करती हैं? धीरे धीरे दुर्गंध उसमें पैदा हो जाती है और वो खाने योग्य नहीं रहते हैं, लेकिन उसे नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवा कर अगर हम अभिक्रिया करवाएं तो लंबे समय तक इसको हम उपयोग कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया? विकृत गंधिता हो गया। इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन इस जो लेसन नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको जल्दी ही मिलेंगे। आपको ये चैप्टर कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने इस टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक में आप देखेंगे जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो सारी रिएक्शन मैंने करवाई, सिस्टमेटिक नोट्स के साथ मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और साथ ही मैंने इसके बुक्स के अंदर जो प्रश्न है वो भी सॉल्व करवाया, और क्वेश्चन जो बाहर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी हमने अच्छे से सॉल्व किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।